नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी कैन सी नाउ, अगला क्वेश्चन है हमारा है विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ colonial rule in India. With reference to the period of a colonial rule, home charges form important part of a drain. Home charges form an important part of a drain of wealth. Which of the following funds the home charges? Following funds charges. होम चार्जेस का जो कंसेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ में पाया गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है ये हमें सबको पता है। होम चार्जेस एग्जैक्टली क्या क्या है वो 2011 में पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन क्या है, इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंस है ब्रिटिश रूल का 1857 रिवॉर्ड के बाद पहले या उसके बाद भी इसके ऊपर क्वेश्चन। फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन। पहला होम चार्जेस का पार्ट क्या है, फंड्स यूज्ड टू सपोर्ट इंडिया ऑफिस इन लंदन। इंडिया ऑफिस इन लंदन ये कंसेप्ट कब आया, 1857 के रिवॉर्ड के बाद आया, पोस्ट। ठीक है, वाई, क्योंकि 1857 रिवॉर्ड के बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ये आपका एक पोस्ट तैयार किया गया था, पोस्ट ऑफ। एंड फिर हम देखेंगे अकोमोडेट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया ऑफिस के साथ साथ तो एक 15 मेंबर इंडिया काउंसिल, तो एक 15 मेंबर इंडिया काउंसिल दी गई थी। So to accommodate the whole council along with the secretary of the state, India office in London was created. India office in London was created, and up to 1990, up to the Government of India Act 19, तो इंडिया ऑफिस का सारा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेक्रेटरियल एक्सपेंस, salaries and allowances, staff, including the India Council members and the Secretary of the State himself, was going, everything was paid from the revenues of India. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के रेवेन्यू से सब कुछ जा रहा था। वो डेफिनेट होम चार्ज, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। फंड्स यूज द सैलरीज एंड पेंशन पर्सनल इन इंडिया, यस ऑफ कोर्स। जितने भी आईसीएस ऑफिसर्स थे, जितने भी आईपी यानी इंडियन सॉरी इंपीरियल पुलिस के जो पर्सनल थे, तो आज हम आईपीएस के थे, या जितने भी ब्रिटिश जुडिशरी के ऑफिशियल, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिशियल, आर्मी, जुडिशरी, पुलिस एंड सर्विस, जो चार पिलर्स है, चार पिलर्स के बेसिस पे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। की वजह से इनकी जो सैलरीज है, अलाउंसेस है और पेंशन है, सारा का सारा होम चार्जेस में आता है, क्योंकि इंडिया के पैसे से या इंडियन रेवेन्यू से पे किया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इट वाजंट पेइंग इट बैक होम। वो इंग्लैंड के जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है या इंग्लैंड का जो रेवेन्यू है पे नहीं किया जाता था, इंडिया को उठाना, इंडियंस को उठाना पड़ता था, भारतीयों को। एंड थर्ड, फंड्स फॉर वेजिंग द वॉर्स इंडिया बाय ब्रिटिश। इंडिया के बाहर जो अंग्रेजों ने वॉर्स किए थे, के इंपेरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स है, के जो इंपेरियलिस्टिक गोल्स है उसको करने के लिए, उन सारे वॉर्स का खर्चा भी इंडिया के ही रेवेन्यू से जाता था या भारतीयों के जेब से जाता था। तो ये वॉर ऐसी चीज थी जहाँ की ना सिर्फ भारत के रेवेन्यू से पैसा जा रहा है या एक्सपेंसेस जा रहे हैं, बल्कि भारतीयों वॉर में शामिल किया जाता था, यानी इंडियन सोल्जर। बेस्ट एग्जांपल इज द क्रिमियन वॉर। So this point we have to keep in mind. Why? In Crimean War also, you will see that British had used the Indian human resource, यानी इंडियन सोल्जर्स का इस्तेमाल किया गया था। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और उसके बाद ही फिर हमें दिखेगा अंग्रेजों को क्रीमियन वॉर में जीत मिली थी रशिया एंड टर्की के खिलाफ। 1853 से लेके 1856 ये क्रीमियन वॉर चला था। रशिया एंड टर्की वर्सेस, सॉरी, रशिया एंड टर्की वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। रशिया एंड टर्की वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और रशिया के खिलाफ टर्की को
किया गया था बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस और टर्की अगेंस्ट रशिया, और फिर ये जो वॉर जीता गया वो इंग्लैंड की वजह से जीता गया था। उसकी वजह से क्या है कि वॉर्स का सारा खर्चा है, उसका जो बोझ है वो भी ब्रिटिश इंडियन रेवेन्यू, अपने कंट्री के रेवेन्यूज के ऊपर। डी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं क्लियरली अगर आप तीनों ऑप्शंस पढ़ोगे या तीनों स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आपको कनेक्ट होती जाएगी, एक दूसरे के संबंध पता चल जाएगा। और ये जितने भी है, उनका ऑब्जेक्टिव एक बार आपको क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो जाएगा ये जो ऑब्जेक्टिव पूरा करना है अलग अलग तरीके से, तो वो सीधी सी बात थी, इंडिया के ही रेवेन्यू से अपने पूरा नहीं करने वाले थे। विल गेट द आंसर इज डी। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। चलिए देखते हैं फिर आगे और क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे, एक बार आप यूज टू हो गए तो सिर्फ पीवाईक्यूज डिस्कस करने के बाद या सिर्फ पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने के बाद एक या दो रिविजन्स कर दिए, आप आराम से प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्टिमम स्टडीज से सब। लेट्स सी व्हाट इज द केस। 2012 का और क्वेश्चन है, रैयतवारी सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन। लैंड रेवेन्यू परमानेंट रैयतवारी महालवारी। रैयतवारी के बारे में क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट, रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट्स टू द गवर्नमेंट। रैयतवारी सेटलमेंट है, रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रियर्स। गवर्नमेंट ने क्या पट्टा, लैंड ओनर, लैंड ओनर। थर्ड, लैंड्स वर सर्वेड एंड एसेस बिफोर बीइंग टैक्स। टैक्स लगाने से पहले लैंड को सर्वे किया जाता था। लैंड का सर्वे किया जाता था, लैंड असेस फॉर रेवेन्यू पर्पस, रेवेन्यू कितना आ सकता है इस लैंड से, तो इसलिए वो सर्वे करेंगे और वो असेसमेंट भी होगी एंड एस्टिमेट किया जाएगा, या गवर्नमेंट एस्टिमेट निकालेगा कि इतना इतना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। क्या क्या ये तीनों स्टेटमेंट केस? तो अगर आप देखते हो पहला ही स्टेटमेंट आपको क्लू, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज गोइंग टू गिव यू अ क्लू दैट इट इज करेक्ट। और एक बार ये कंफर्म हो गया कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो डी एज ऑप्शन निकल जाएगा। एज अ पार्ट ऑफ एलिमिनेशन डी को हम आराम से हटा सकते हैं, बाकी सारे वन हमारे पास दिखता है। और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रेंट एज वेल एज रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, ये सरकार को पे किया जाता था। कल्टीवेटर्स या पीजेंट्स used to pay the rent or a land revenue not to the British government directly but to the जमींदार। अंग्रेजों को डायरेक्टली रेवेन्यू पे नहीं किया जाता था, परमानेंट सेटलमेंट वो जमींदार को पे किया जाता था। इस वजह से वो परमानेंट सेटलमेंट का फीचर है। मगर रैयतवारी जो सेटलमेंट, वहां पे रैयत ये वर्ड यूज किसके लिए किया गया है? पीजेंट्स के लिए। रैयत जो है ये वर्ड ही इस्तेमाल किया गया है पीजेंट्स के लिए। For humble cultivator was called as a rayat as far as रैयतवारी सेटलमेंट इज कंसर्न। तो अभी ये जो सेटलमेंट है, इस सेटलमेंट में कहीं ना कहीं जो लैंड रेवेन्यू है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को करते थे। अगर आप मैप देखते हो इट विल गेट वेरी क्लियर, ये कि डिफरेंट पार्ट्स में ये डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए थे। तो जो परमानेंट सेटलमेंट है कहाँ पे है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये हमें पता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो है ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपका परमानेंट सेटलमेंट था। इन सेंट्रल प्रोविंसेस गुजरात, बॉम्बे, मद्रास, ये आपका रैयतवारी सेटलमेंट का एरिया है।
अपर आसाम में भी रैयतवाड़ी सेटलमेंट था, और ये जो बचा हुआ एरिया है वहाँ पे महालवाड़ी सेटलमेंट लाया गया था। बस अबाउट महालवाड़ी सेटलमेंट। जैसे 3 इंडिया के जो डिफरेंट एरियाज है, यहाँ पे 3 डिफरेंट सेटलमेंट आई थी। तो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू है वो जमींदार को पे किया जाता था, जमींदार उसको गवर्नमेंट को पे करता। रैयतवाड़ी को क्या है, यहाँ पे जमींदार को क्यों नहीं पे करते थे, ये अगर चीज़ धन में है ये गलत है, हमें याद आएगा। तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट का एरिया है यहाँ पे जमींदार नाम का कंसेप्ट नहीं। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या है, वहाँ पे ऑलरेडी जो लोकल लैंडलॉर्ड्स जो वेल्दी थे, पावरफुल थे, एंड फॉर सेंचुरीज एंड जनरेशंस के पास अपनी जमीन थी, जायदाद थी, ऐसे लोग थे। बट जो बॉम्बे मद्रास वाला एरिया है वो डेक्कन का रॉकी लैंड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर कम है। तो इसकी वजह से क्या है कि लैंड होल्डिंग, लैंड ओनरशिप, जो जमींदारी कंसेप्ट होता है वो यहाँ पे एब्सेंट था। और इस वजह से क्या है कि अंग्रेजों ने जमींदारी ना होने की वजह से डायरेक्टली कल्टीवेटर या रैयत से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया था। ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट है तो अगर लाया गया था उसको परमानेंट सेटलमेंट को सुधारने के लिए लाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो अंग्रेजों को लॉसेस हो रहे थे, उस लॉसेस को प्रॉफिट में बदलने के लिए रैयतवाड़ी को लाया गया था। क्या रीज़न है, जब हम बोलते हैं कि ज़मींदार आपका रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और अंग्रेज़ों को वो रेवेन्यू देगा कल्टीवेटर्स के बिहाफ पे, ये परमानेंट सेटलमेंट है। तो ये भी है, ज़मींदार को उसका शेयर देना पड़ता था, उसका परसेंटेज देना पड़ता था, उसका कमीशन देना पड़ता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो कॉस्ट बढ़ती जाती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो एक एडिशनल एक्सपेंडिचर था। तो फिर नए एरिया में अंग्रेज़ों ने सोचा कि हम ज़मींदार या किसी लोकल एजेंट को क्यों इन्वॉल्व करेंगे, क्यों उसको एक परसेंटेज देंगे, क्यों उसको एक शेयर देंगे। डायरेक्टली अगर कल्टीवेटर से हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो आसानी रहेगी, ना हमारा एक्सपेंसेस कम होगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ये अगर क्लियर है तो आपको पता चलेगा 1 इज करेक्ट। 1 करेक्ट है तो ए बी सी में से कोई आंसर हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, गवर्नमेंट गिव पट्टा या लैंड ओनरशिप राइट्स टू द रैयत, ये भी करेक्ट है। कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या देखा, इन अ परमानेंट सेटलमेंट जमींदार वाज द ओनर ऑफ द लैंड। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार ओनर था लैंड का, बट यहाँ पे जमींदार एज अ कंसेप्ट एब्सेंट था। रेवेन्यू किससे कलेक्ट करना है, डायरेक्टली पीजेंट या रैयत से कलेक्ट करना है। तो उस पीजेंट या रैयत को लैंड ओनरशिप राइट्स देना जरूरी है। एक बार उनके नाम पे लैंड रहेगी या ज़मीन रहेगी तो गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाएगी उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था किससे, पीजेंट या कलेक्टर से। इसलिए उनको पट्टा या लैंड ओनरशिप राइट्स दिए गए थे। ऑटोमेटिकली ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और तीसरा, तो हमारे पास एक तो आंसर क्या होगा, ए बी एलिमिनेट हो गया, तो हमारा एक तो बी हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है। देखते हैं तीसरा क्या है, लैंड्स वर सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स। यस, अगर ये दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं तो लॉजिकली तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये आपको ध्यान में आएगा। क्योंकि रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट है वो अगर अंग्रेजों ने लाई थी, मैंने बताया कि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो कुछ उनको लॉसेस हुए थे, जो भी कुछ उनको डिसएडवांटेज हुआ था, वो करेक्ट करने के लिए उसको लाया गया था। तो वो चाहेंगे कि मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट निकले, मैक्सिमम हमारी मार्जिन निकलेगी। ये जमींदार नाम का कंसेप्ट रखा भी नहीं गया था। और साथ ही साथ उनको एक ध्यान में आ गया, अगर प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड्स हम रखेंगे, प्रॉपर लैंड का सर्वे करेंगे, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर लैंड रेवेन्यू को असेस करेंगे और ज़्यादा अच्छे लेवल पे हमको प्रॉफिट्स। परमानेंट सेटलमेंट में क्या है कि जमींदार के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया था, तो जमींदार कोई साइंटिफिक लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट करने वाला नहीं था। वो साइंटिफिकली रेवेन्यू कितना आ सकता है ये असेसमेंट करने में वो सक्षम नहीं था, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी। उसकी वजह से अगर मान लीजिए आपको 100 रुपये आना चाहिए था, लेकिन आपके पास 80 रुपये ही आ रहा है, 20 रुपया आपको आ सकता था, वो पोटेंशियली आपका पैसा था, प्रॉफिट था, आपको नहीं मिला। वो एक
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जो एक लॉस में कन्वर्ट हो रही थी। कांग्रेस चाह रहे थे कि वो जो 20 रुपया है वो भी हमको मिलना चाहिए। अगर किसी लैंड से हमको 100 रुपया आना है, 100 रुपया ही कैसे आएगा ये देखना है। 100 के ऊपर भी हम देखेंगे, बट 100 है तो 100 आना ही चाहिए। ये लैंड असेस सर्वे ज़रूरी है। ये भी किया गया था। हमारा बी भी ऑप्शन में आएगा। वन ऑप्शन दैट इज 1, 2 एंड 3। ठीक है, अपने आप स्टेटमेंट को देखेंगे, उनके बीच का कनेक्शन समझेंगे, क्वेश्चन का आंसर हमें आसानी से मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है।